भाई देखिए, आज जो टॉपिक हम आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं कंसेप्ट बेस, वो टॉपिक है आपका प्राचीन भारत के अंतर्गत सिंधु घाटी सभ्यता का सेकंड पार्ट। देखिए, पहला पार्ट हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। अब ये कंसेप्ट बेस हम डिस्कस कर रहे हैं आपको जो है। इसके बाद दूसरी वीडियो हमारे एमसीक्यू पाएगी जो सिंधु घाटी सभ्यता पर है। देखिए, इसके अंतर्गत देखिए हम जो है सिंधु घाटी सभ्यता या फिर हम जो बात करते हैं यानी कि यूपीपीसीएस 2024 और आरओ इनको टारगेट करते हुए हम जो है एक रिवीजन बैच शुरू कर रखा हमने जो है। देखिए, हम यूपीपीसीएस से पहले रिवीजन बेस पे पूरा का पूरा सिलेबस कवर कर लेंगे। देखिए, इसके अंतर्गत जो हमारा सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत देखिए सबसे पहले इसके अंदर हम देखते हैं निर्माता, सिंधु घाटी सभ्यता के निर्माता कौन थे। अब देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता के निर्माताओं में सिंधु घाटी सभ्यता के निर्माता एवं संस्थापकों के संबंध में हमारे पास जो उपलब्ध जानकारी है केवल ओनली खुदाई में मिले हुए जो है वस्तुएं या चीजें या फिर हम कह सकते हैं मानव कंकाल या कपाल अर्थात खोपड़ियां है। यानी कहने का मतलब जो है समकालीन खंडर से प्राप्त जो है हमारे मानव कंकाल और कपाल खोपड़ियों के बेस पर ही हम इसके निर्माताओं का निर्धारित करेंगे। अब देखिए, हमारे पास जो प्राप्त साक्ष्य से पता चलता है, यानी जो साक्ष्य हमें मिले हैं खुदाई में, उनसे पता चलता है कि मोहनजोदड़ो की जनसंख्या में 4 प्रकार के मतलब 4 प्रकार की प्रजातियां शामिल थी। अब देखिए, 4 प्रकार की प्रजातियों के अंतर्गत देखिए आपका जो है पहले तो बनेगा आपका यानी कि जो है मंगोल, ऑस्ट्राइल और देखिए मतलब जो है इसके अंतर्गत जो है ये समझिए आप जो है अल्पाइन और भूमध्य सागरी। मतलब कहने का मतलब देखिए, मोहनजोदड़ो से जो जनसंख्या की 4 प्रजातियां पाई गई है, शामिल की गई है, उसके अंतर्गत एक प्रोटो ऑस्ट्राइल, भूमध्य सागरीय, अल्पाइन और मंगोलाइड है। अब देखिए, इसके बारे में भी विद्वानों ने अपने अपने विचार व्यक्त किए हैं। अब देखिए, अगर हम बात करते हैं डॉक्टर लक्ष्मण स्वरूप रामचंद्र, देखिए सिंधु घाटी सभ्यता के निर्माताओं को आर्य मानते हैं। यानी सिंधु घाटी सभ्यता के निर्माता आर्य थे या सिंधु घाटी के लोगों का जो भोजन जो है जिनका जो निर्माण हुआ वो जो है आर्य लोगों से ही मतलब जो है इनका निर्माण। दूसरे हमारे विद्वान रहे हैं वो है गार्डन चाइल्ड। गार्डन चाइल्ड जो है सिंधु घाटी सभ्यता के जो निर्माता है उसे सुमेरियन मानते हैं। इसी प्रकार आर डी बनर्जी, राखल दास बनर्जी जो है सिंधु घाटी सभ्यता के निर्माताओं में मतलब द्राविड़ लोगों को मानते हैं। वहीं पर मल्टीमर व्हीलर, दास ये दस्यु और ये सिंधु घाटी सभ्यता के जो है निर्माता मानते हैं। यानी सिंधु घाटी सभ्यता के जो निर्माता थे वो दास या दस्यु थे। अब देखिए, मोहनजोदड़ो के लोग मुख्यतः भूमध्य सागरीय प्रजातियों के थे। वहीं पर देखिए जाए सिंधु घाटी सभ्यता के जो संस्थापकों को, इन संस्थापकों में यह है द्राविड़, सुमेरियन, दास, आर्य प्रजातियों से संबंधित बताया जाता है। परंतु अधिकांश जो है मतलब जो हमारे विद्वान जो हैं वो जो है इनमें से जो सहमत है, अधिकांश की जो मान्यता है वो कहते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता के जो निर्माता हैं वो लोग मतलब जो है द्राविड़ लोग थे। यानी कहने का मतलब ये मेजोरिटी के लोगों के अनुसार जो है सिंधु घाटी सभ्यता के जो निर्माता हैं वो द्राविड़ थे। अब देखिए, मैं इसके निर्माता के बारे में डिस्कस किया, सर आपको क्लियर हो गया होगा जो है। अब देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता की जो नगर व्यवस्था, देखिए अगर हम नगर व्यवस्था की बात करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता का सर्वप्रथम देखिए हम बात है ड्रेनेज सिस्टम जो है वो हड़प्पा से मिलता है। यानी निकासी, वहां पर जो है नालियों का एक जाल बचा हुआ। अब देखिए जो है सिंधु सभ्यता अन्यथा हड़प्पा सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता उसकी नगर नियोजन है, यानी कि टाउन प्लानिंग है। सिंधु सभ्यता के लोग अपने नगरों का निर्माण में शतरंज पद्धति को अपनाया है। कौन सी? शतरंज पद्धति को अपनाया है। देखिए यहां पर
शतरंज मतलब देखिए जो है पद्धति को अपनाया है। इस पद्धति में सड़कें सीधी एवं नगर सामान्य रूप से चौकोर होते थे, यानी सड़कें जो है एक दूसरे को 90 डिग्री पे काटती थी, यानी बिल्कुल सीधी, मतलब देखिए आप जो है, और मतलब जो है, और मतलब जो है एक तरह जो है सामान्य नगर एक चौकोर एरिया में स्टेब्लिश किया गया था। अब सड़कों और गलियां एक निर्धारित योजना के अनुसार बनाई गई थी। सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती हुई जाल सी प्रतीत होती है, यानी मैंने पहले बताया कि सिंधु घाटी सभ्यता की जो है सड़कें एक दूसरे को 90 डिग्री या समकोण पर काटती थी, एक जाल सा बिछा हुआ प्रतीत होता है। आमतौर पर नगरों में प्रवेश पूर्वी सड़कों से होता था, मतलब बहुत बार क्वेश्चन आता है कि यह सिंधु घाटी में प्रवेश जो है किस ओर से होता था, किस दिशा होता था, दिशा से होता था, मतलब समझिए आमतौर पर नगरों में जो प्रवेश है वो सिंधु घाटी में पूर्वी ओर से होता था, और जहां यह सड़क प्रथम सड़क से मिलती थी उसे हम ऑक्सफोर्ड सर्कस कहते हैं, यानी चौराहे को जो है हम एक तरह से ऑक्सफोर्ड सर्कस कहते हैं। कहने का मतलब देखिए आप जो है आमतौर पर नगर में जो प्रवेश था वो पूर्व की ओर से होता था, और जो है जहां पर सड़क, जहां प्रथम सड़क मिलती थी उसे ही हम ऑक्सफोर्ड सर्कस कहते हैं, या फिर जो है चौराहा कहा जाता है। देखिए जल निकासी प्रणाली जो है, अब जल निकासी प्रणाली सिंधु सभ्यता की जो है एक अद्भुत विशेषता थी, यह एक अद्वितीय विशेषता थी, यानी यहाँ पर जो है ड्रेनेज सिस्टम बहुत ही जबरदस्त था, यानी कि यहाँ का जो ड्रेनेज सिस्टम या से जल निकासी सिस्टम जो है वो जो है अन्य किसी भी समकालीन सभ्यता में प्राप्त नहीं होता है। सड़कों के किनारे बनी नालियां ऊपर से ढकी होती थी, और घरों में गंदा पानी इन्हीं नालियों से होता हुआ नगर के मुख्य नाला में गिर जाता था। मतलब ये छोटी छोटी नालियों को जो है बड़े नाले में भी एक तरह से मतलब जो है वो मतलब जो है मिल जाते थे, यानी कि नगर की जो व्यवस्था है मतलब जो है नालियों की एक बहुत सिस्टमेटिक से बनाई गई है। वहीं पर देखिए नालियों के निर्माण में मुख्य ईंट मोर्टार का प्रयोग किया जाता था, जहां कहीं कहीं चूने तथा जिप्सम का प्रयोग भी मिलता है, मतलब जो है नालियों के निर्माण में ईंट मोर्टार और कहीं कहीं आपको चूना और जिप्सम का भी प्रयोग मिलता था। भवनों के निर्माण में मुख्यतः जो है पक्की ईंटों का प्रयोग मिलता था, लेकिन कुछ नगरों में जैसे कालीबंगा की बात करते हैं, रंगपुर की बात करते हैं, इनमें कच्ची ईंटों का प्रयोग किया गया, यानी कालीबंगा रंगपुर में जो है कच्ची ईंटों का प्रयोग किया जाता था। सभी प्रकार की ईंटें निश्चित अनुपात में होती थी या निश्चित अनुपात में बनाई जाती थी, और अधिकांश जो थी ईंटें जो है आयताकार थी। इनकी लंबाई चौड़ाई मोटाई अनुपात जो था वो 4:2:1, यानी कि 4:2:1, 4:2:1, ये साइज होता था। सिंधु सभ्यता में प्राय सभी नगर दो भागों में विभाजित थे, यानी सिंधु सभ्यता के नगर थे दो भागों में विभाजित थे या बटे हुए थे। पहला भाग प्राचीन युग दुर्ग का होता था या दुर्ग कहलाता था। दूसरा भाग निचला, यानी निचला जो है कहते हैं जिसमें जन सामान्य निवास करते थे उसे निचला नगर कहते थे। मतलब कहने वाले पहला भाग जो प्राचीन युग दुर्ग कहलाता था, और यहाँ पर जो दूसरा भाग था जिसमें जन सामान्य रहते थे उसे निचला नगर कहते थे। उपरोक्त में बड़े बड़े अधिकारी राजा महाराज रहते थे। यहाँ पर देखिए घरों के निर्माण सादगीपूर्ण ढंग से बनाया गया था, उनमें एक रूपता दिखती थी। सामान्यतः मकान छोटे होते थे और जिनमें 4 या 5 कमरे होते थे। प्रत्येक मकान में एक आंगन, एक रसोई घर और एक स्नानागार होता था। अधिकांश घरों में कुएं के अवशेष भी मिले हैं। कुछ सार्वजनिक स्थल भी मिले हैं, जैसे कि यह है स्नानागार, अन्नगार आदि मोहनजोदड़ो की सबसे प्रसिद्ध सार्वजनिक स्थल, यानी कि वहां से विशाल स्नानागार मिले हैं। दूसरी बात देखिए यह है कुछ बड़े आकार के भवन भी मिले हैं जिसमें 30 कमरे बने होते थे।
2 मंजिल भवनों का निर्माण भी कहीं कहीं मिलता है। स्वच्छता और सफाई का ध्यान में रखते हुए घरों के दरवाजे मुख्य सड़क की ओर न खुलकर पीछे की ओर खुलते थे। अब देखिए, अगर हम बात करते हैं तो आजकल लोग क्या करते हैं, अपने मुख्य दरवाजे सड़क की ओर खोल देते हैं। पर यहाँ पर क्या था, मुख्य द्वार जो थे घरों के सड़क की ओर ना खुलकर बल्कि अंदर की ओर खुलते थे। धोलावीरा एक ऐसा नगर है जहां जो 3 भागों में बटा हुआ था, इसको 3 भागों में विभाजित किया था। अब देखिए, मतलब जो है मोहनजोदड़ो में विशाल अंगार है मिला है, जो 45.71 मीटर लंबा और 15.23 मीटर चौड़ा है। संभवतः यह है सार्वजनिक स्थल था। देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता का एक ही स्थल धोलावीरा जो है 3 भागों में बटा हुआ था। वन्य भाग के 2 भाग थे, एक ऊपर भाग मतलब दुर्ग जिसे कहते थे, दूसरा निचला भाग। यहाँ मध्य भाग भी मिला है। ये जो है धोलावीरा एक इसका मतलब यह है अपवाद है, या फिर हम अलग से कह सकते। हड़प्पा में भी इसी तरह के अंगार मिले हैं, पर वे आकार में छोटे होते या छोटे हैं। इनकी लंबाई 15.23 मीटर और चौड़ाई 6.9 मीटर होती है। देखिए, ये हमने बात करी इनके जो है नगर नियोजन की बात है। नेक्स्ट व्यवस्था आता है हमारा राजनीतिक व्यवस्था, यानी कि राजनीतिक व्यवस्था की बात करते हुए किसका निर्माता हो गए हैं और नगर नियोजन हो गए हैं, और अब राजनीतिक व्यवस्था की हम बात करते हैं। अब देखिए, सिंधु सभ्यता की जो राजनीतिक व्यवस्था के संदर्भ में कोई स्पष्ट जानकारी नहीं मिलती है, क्योंकि अभी सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि नहीं पढ़ी गई है। इसलिए हम जो है हड़प्पा वासी के बारे में ज्यादा जो बात बता रहे हैं वो अनुमान बेस या फिर कहते हैं हम खुदाई से मिले साक्ष्यों के आधार पर ही हम ये बात कह पा रहे हैं। अब देखिए, यहाँ पर जो है हड़प्पा वासी जो लोग हैं व्यापार वाणिज्य की ओर अधिक आकर्षित थे। व्यापार वाणिज्य काफी डेवलप था, इसलिए ऐसा माना जाता है कि संभवतः हड़प्पा का शासन व्यापारी वर्गों के हाथ में। देखिए, हम यहाँ राजनीतिक व्यवस्था के अंतर्गत एक हमारा बन गया जो शासन व्यवस्था वो व्यापारी वर्ग के हाथ में। वहीनर ने सिंधु सभ्यता के लोगों के शासन को धर्म और मतलब देखिए एक तरह से मतलब जो है यानी कि जो हमारे जो बड़े विद्वान हुए व्हीलर जो है इसके शासन को जो है मध्यवर्गीय जनतंत्रात्मक शासन कहा है। यानी किसने कहा है? डॉक्टर व्हीलर ने मध्यवर्गीय जनतांत्रिक शासन कहा है, और उसमें जो है धर्म की भूमिका को प्रमुखता प्रदान की गई है। या फिर जो है मध्यवर्गीय जनतंत्रात्मक शासन के अंतर्गत धर्म की भूमिका प्रमुखता देखने को मिलती है। हंटर महोदय ने यानी कि हंटर के अनुसार ही मोहनजोदड़ो का जो शासन है वो राजतंत्रात्मक ना होकर जनतंत्रात्मक, यानी कि मतलब विद्वान हमारे जो है हंटर जी क्या कहते हैं, हंटर के अनुसार जो है मोहनजोदड़ो का शासन राजतंत्रात्मक ना होकर बल्कि जनतंत्रात्मक था। वहीं पर मैके अनुसार ये क्या कहते हैं, मोहनजोदड़ो की जो शासन जो है एक प्रतिनिधि शासक के हाथ में था। मतलब देखिए वैसे तो बहुत सारे इसमें चीजें बन जाएंगे आपके, पर मुख्य चीजें यही ध्यान रखिए। तीसरी बात, नेक्स्ट टॉपिक बनता है हमारा सामाजिक व्यवस्था की बात करते हैं। अब ये सामाजिक व्यवस्था जाता है हमारा जो है, अब सामाजिक व्यवस्था के अंतर्गत देखिए हमारे जो है मार्ग देवी की जो है पूजा करते थे। यानी सामाजिक व्यवस्था के अंतर्गत मातृ देवी की पूजा और मोहरों पर अंकित चित्रों से यह स्पष्ट होता है कि सिंधु घाटी लोग या सिंधु घाटी कालीन समाज संभवतः मातृ सत्तात्मक, यानी कि देखिए यहाँ पर मातृ सत्तात्मक की बात करते हैं। यहाँ पर जो है अब देखिए मातृ सत्तात्मक देखिए मतलब जो है एक मतलब जो है नारी के गर्भ से निकलता हुआ पेड़ जो है ये बहुत बार दिखाया गया है, जिसका हम पता लगता है कि उसने मार्ग देवी की पूजा करते रहे होंगे। यानी कि हमारा इस देश पर आधारित कह सकते हैं सिंधु घाटी सभ्यता कालीन समाज जो है वो मातृ सत्तात्मक था। समाज की सबसे छोटी इकाई परिवार होती थी, और वहीं पर सिंधु घाटी सभ्यता जो है यह समाज जो है वो 4 भागों में बटा हुआ। 4 भाग कौन कौन से थे? एक योद्धा, दूसरा पुरोहित, तीसरा व्यापारी और चौथा श्रमिक। यानी कि 4 पार्ट कौन कौन से थे समाज के? योद्धा, पुरोहित, व्यापारी और श्रमिक।
श्रमिकों की स्थिति का आकलन करके व्हीलर महोदय ने दास प्रथा के अस्तित्व को स्वीकार किया है कि उसमें दास प्रथा थी। सिंधु समाज के लोग सूती और ऊनी दोनों प्रकार के वस्त्रों का प्रयोग करते थे या दोनों प्रकार के वस्त्र पहनते थे। सिंधु सभ्यता के लोग मुख्यतः शाकाहारी एवं मांसाहारी दोनों ही प्रकार के भोजन को ग्रहण करते थे। स्त्रियां सौंदर्य पर काफी ध्यान देती थी। काजल, लिपस्टिक, आईना, कंघा आदि के साक्ष्य हमें हड़प्पा सभ्यता की खुदाई में मिले हैं, जिससे हमें यह प्रदर्शित होता है कि महिला जो है अपने सौंदर्य की तरफ काफी ध्यान रखती थी। आभूषण का प्रयोग स्त्री और पुरुष दोनों करते थे और वहीं पर आभूषण में चूड़ियां, कर्णफूल, हार, अंगूठी, मनके और आदि का प्रयोग किया जाता था। अब देखिए हम बात करते हैं, मतलब देखिए इसमें जो है सिंधु घाटी यानी हड़प्पाई लोग के मनोरंजन के साधन में चौपड़ तथा पासा खेलना, शिकार करना, मछली पकड़ना, पशु पक्षियों को मतलब जो है एक तरह से लड़ाना या पशु पक्षियों को साथ खेलते थे। इनके जो है ये आखेटक जीवन थे, मतलब इनके खेल की स्थिति थी। वहीं पर देखिए धार्मिक उत्सव में धार्मिक उत्सव या समारोह में समय समय पर धूमधाम से मनाए जाते थे। अमीर लोग सोना, चांदी, हाथी के दांत, हार, कंगन, अंगूठी, कान के आभूषण का प्रयोग करते थे। वहीं पर गरीब लोग जो है सीपिया, हडिया, तांबे, पत्थर इत्यादि के बने हुए आभूषणों का प्रयोग करते थे। देखिए यहाँ पर सिंधु सभ्यता के लोग मृतक का दाह संस्कार भी करते थे और मृतकों को जलाते भी थे और दफनाते भी थे। दोनों प्रकार के अवशेष प्राप्त हुए हैं। देखिए ये बना हमारा सामाजिक व्यवस्था। अब सिंधु घाटी सभ्यता की जो व्यवस्था, धार्मिक व्यवस्था, अब ये धार्मिक व्यवस्था की बात करते हैं। सिंधु के लोग धार्मिक मान्यता के बारे में स्पष्ट जानकारी नहीं मिलती है, परंतु हम बहुत सारे जो है हमारे जो उत्खनन में मिले पदार्थ उसके आधार पर हम धार्मिक व्यवस्था के बारे में वर्णन करेंगे। फिर भी देखिए मतलब मूर्तिकाओं, मर्तभांड आदि के आधार पर अनुमान इनकी धार्मिक व्यवस्था के बारे में लगाया जा सकता है। धार्मिक दृष्टिकोण के आधार पर लौकिक तथा व्यवहारिक था और मूर्ति पूजा का आरंभ संभव होता है सिंधु घाटी सभ्यता से ही माना जाता है। सिंधु सभ्यता के लोग मार्त देवी, पुरुष देवता जैसे पशुपति, नाग, लिंग, योनि, पशु, जल आदि की पूजा करते थे, क्योंकि हमें बहुत सारे खुदाई में साक्ष्य प्राप्त हुए। मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक सील पर 3 मुख वाला एक पुरुष जिस जो ध्यान की मुद्रा में बैठा हुआ है, जिसके सिर पर 3 सींग हैं और उसके बाईं ओर एक गेंडा और भैंसा और दाईं ओर एक हाथी, एक व्याघ्र और एक हिरण खड़े हुए हैं। इससे पता होता है मतलब यह है ये पशुपति शिव की संज्ञा दी गई। देखिए इसका जो समीकरण हमें आज के शिव की भांति कर सकते हैं। इससे यह प्रदर्शित होता है कि उस समय शिव की पूजा करते रहे होंगे। अब देखिए हड़प्पा कालीन सभ्यता में स्वास्तिक और चक्र के चिन्ह मिलना या साक्ष्य मिलना, जो हमें स्वास्तिक चक्र सूर्य की पूजा का प्रतीक था, और कालीबंगा से हवन कुंड प्राप्त हुए हैं जो धार्मिक विश्वास का द्योतक है। लोथल, कालीबंगा और बनावली से अग्निवेदिया या अग्निकुंड प्राप्त हुई है जो धार्मिक विश्वास के द्योतक थे। लोथल, कालीबंगा, बनावली से प्राप्त अग्नि वेदिकाओं का पता चलता है कि इस सभ्यता के लोग अग्नि की पूजा करते रहे होंगे। मतलब कुछ मर्दभांड पर देखिए हमें जो है नाग की आकृति प्राप्त हुई है, जिससे अनुमान लगाया जाता है उस समय नाग की पूजा भी करते रहे होंगे। हड़प्पा से प्राप्त एक मण मूर्ति के गर्भ से एक पौधा निकलता दिखाया गया है जो उर्वरता की देवी का प्रतीक है, जिससे पता लगा है इसमें जो है उस समय मातृ देवी की पूजा करते रहे होंगे। देखिए इसके जो है धार्मिक में इतना ही है। बाकी आगे बनता हमारा आर्थिक व्यवस्था, यानी कि हमारी आर्थिक व्यवस्था की बात कर रहे हैं हम जो है। अब आर्थिक व्यवस्था में देखें सिंधु सभ्यता की अर्थव्यवस्था कृषि प्रधान थी, किंतु पशुपालन और
व्यापार का प्रचलन था। इस सभ्यता के लोग गेहूं, जौ, चावल, ध्यान दीजिए, गेहूं, जौ, चावल, कपास और सब्जियों का उत्पादन करते थे। सर्वप्रथम कपास उत्पादन का जो श्रेय जो है वो सिंधु सभ्यता के लोगों को ही प्राप्त है। यूनानी लोग इसे सिंडन के नाम से भी पुकारते थे। हड़प्पा लोग संभवतः लकड़ी के हलों का प्रयोग करते थे और फसल काटने के लिए पत्थर की हसिया का प्रयोग भी किया जाता था। पशुपालन कृषि का सहायक व्यवसाय था, यानी पशुपालन होता था उस समय है। लोग गाय, बैल, भैंस, हाथी, ऊंट, भेड़, बकरी, सुअर आदि का या कुत्ते को पालते थे। पशुपालन कृषि का जो है, मैं साइड बताइए आपको, है वाणिज्य व्यापार में देखिए हमारे जो है बैलगाड़ी और नाव से संपन्न होता था। हड़प्पा मोहनजोदड़ो के लोग या लोथल के लोग सिंधु कला के प्रमुख व्यापारिक केंद्र थे। कौन कौन से? मोहनजोदड़ो, हड़प्पा और लोथल जो व्यापारिक केंद्र मुख्य मामलों में माने जाते थे। सिंधु सभ्यता देखिए हमारे देखिए जो है व्यापार सिंधु तक सीमित नहीं था। इनका व्यापार जो है मिस्र, मेसोपोटामिया, भूमध्य एशिया या मध्य एशिया देशों में होता था। सिंधु सभ्यताओं के व्यापारियों के संबंध ईरान, अफगानिस्तान, ओमान, सीरिया, बहरीन आदि लोगों से भी व्यापार था। व्यापार मुख्यतः कीमती पत्थरों, धातुओं, सीपों आदि का से सीमित था। वहीं पर देखिए जो है सिंधु सभ्यता की प्रमुख बंदरगाह जो थी लोथल, रंगपुर, सुतकांगंडो, सुरकोटला, प्रभासपट्टन आदि थी। अब देखिए जो है व्यापार की बात है तो कौन से देखिए जो है आयात होने वाली वस्तु जो थी, देखिए टिन जो है अफगानिस्तान, ईरान से आयात होता था जो है, और सोना ईरान से, चांदी अफगानिस्तान, ईरान से, तांबा बलूचिस्तान और खेतरी से, सीमा अफगानिस्तान और राजस्थान और ईरान से, लाजवर्द जो है मणि जो है मेसोपोटामिया से, सेल खड़ी गुजरात, राजस्थान, बलूचिस्तान से आयात होती थी। इनसे व्यापार होता। देखिए मैंने सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में बताया है, इसमें इतना ही कुछ है। बाकी आगे हम जो है नेक्स्ट क्लास जो है वैदिक एज के साथ मिलेंगे।